हेलो, मैं फरजान आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसपी, जहां पर हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज चला रहे थे क्लास 12 के लिए। और क्लास 12 की न्यूमेरिकल सीरीज में हमने अब नया टॉपिक आज शुरू किया है। टॉपिक हमारे पास है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और हमारे पास जो आज क्वेश्चंस हैं वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी पर है। तो एक बार जल्दी से हम लोग पहले तो एक बात समझते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या। हमने बहुत पहले से ही पढ़ रखा है कि हमारे पास एक डिवाइस होता है और डिवाइस का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब वैसे तो आपने इतना सुना होगा कि गैल्वेनोमीटर ये करंट को क्या करता है, ये करंट को डिटेक्ट करता है। इसका फंक्शन है कि करंट को डिटेक्ट करेगा। अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारे पास, इसकी जो निडिल होगी, इसकी निडिल में ऐसा आपने सिंबल देखा होगा, ये सिंबल होता है गैल्वेनोमीटर का, और इसकी निडिल में होता है डिफ्लेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे पास है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और ये हमारे सिलेबस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दूसरी एक और भी ज़रूरी सी बात है, हमारे पास इसके बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको पहले तो बेसिक सी इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इसका प्रिंसिपल, ये सब पता होना चाहिए, ठीक। दूसरी एक ज़रूरी सी बात है कि हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो आज का क्वेश्चन है वो क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात आप ये समझिएगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है ये हमारे पास इस तरीके से एक डिवाइस लगा रहता है। ये इसमें दो नॉब्स लगी रहती हैं, ऊपर इसके एक मीटर लगा रहता है जिसमें ये पॉइंटर होता है, और इधर को कुछ नंबर दिए होते हैं 0, 1, 2, 1, 2, ठीक है। अब आप अपने सर्किट के टर्मिनल्स को यहाँ लगाएंगे T1 और T2 में, नॉब के साथ फिक्स करेंगे। अगर करंट फ्लो होगी सर्किट में तो वो करंट यहाँ से घूम कर आएगी इसके अंदर। अब ये पॉइंटर जो है ये मूव करता है, तो जैसे जैसे ये पॉइंटर मूव करेगा, मान लीजिए ये पॉइंटर मूव करके यहाँ पर आ गया, ये पॉइंटर यहाँ पर आ गया, ये मूव करके, तो करंट पास हो रही है आई इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से। अब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके की, सबसे पहले तो यहाँ पर एक ऐसा सर्कुलर मैग्नेट्स होते हैं। गैल्वेनोमीटर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ये सर्कुलर मैग्नेट्स के बीच में एक हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल होती है हमारे एक सिलेंड्रिकल कोर मटेरियल के ऊपर। तो इसका कंस्ट्रक्शन और इसका डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल कोर मटेरियल, उसके ऊपर ऐसा रेक्टेंगुलर कॉइल, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल के हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं, ए और बी। अभी आपको एक बात पता है ना, ये हमारे पास जो मैग्नेट्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल जब रोटेट करेगी तो इस पर क्या लगेगा भाई, इस पर लगेगा टॉर्क, और इसमें जब करंट प्रोड्यूस होगी तब टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क लगता है NIBA sin थीटा। ये सारी चीज़ें आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में पढ़ रखी होंगी। अब एक और चीज़ भी है, जब ये कॉइल रोटेट करेगी, क्योंकि कॉइल में क्या फ्लो हो रही है भाई, कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो कंडक्टर पर फोर्स लगेगा जो उसको रोटेट करेगा, और रोटेटिंग फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं। कुछ इस तरीके से फोर्स लगेगा हमारे पास, एक सेकेंड अभी आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे पास फोर्स लगेगा हमारी कॉइल पर, रेक्टेंगुलर कॉइल की एक आर्म पर अपवर्ड और एक आर्म पर डाउनवर्ड। तो हमारे पास ये फोर्स लगेगा और हमारी जो कॉइल है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में। अब जब कॉइल यहाँ रोटेट होना स्टार्ट होगी तो कॉइल के साथ ऊपर एक पॉइंटर लगा हुआ है, देखिए ये कॉइल के साथ, अच्छा यहाँ से पहले इसको हटा दें, ये अपना टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो कॉइल के साथ एक पॉइंटर लगा हुआ है, ये रहा वो पॉइंटर। जब कॉइल रोटेट कर रही है, मान लीजिए ये कॉइल है ये, और जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो देखिए ये कॉइल में पॉइंटर लगा हुआ है, कॉइल रोटेट कर रही तो पॉइंटर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये इस तरीके से पॉइंटर रोटेट करेगा। तो हमें सिर्फ पॉइंटर दिख रहा है, हमें अंदर की कॉइल नहीं दिख रही कुछ भी। तो आपका पॉइंटर रोटेट करेगा, और पॉइंटर रोटेट करेगा तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा डिफ्लेक्शन। ये चीज़ समझने वाली है। जब इस कॉइल का जो वायर है उसमें करंट फ्लो होगी, मैग्नेटिक फील्ड में हमारी कॉइल रखी हुई है,
तो उस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा? NIBA sin थीटा। दूसरी बात, ये आपसे कह रहे हैं कि जब ये कॉइल रोटेट करेगी, ये हमारी ये कॉइल है मान लीजिए, और ये कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल पर एक पॉइंटर लगा हुआ है, वो पॉइंटर भी क्या करेगा? वो पॉइंटर भी रोटेट करेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? जब पॉइंटर रोटेट करेगा तो हमारे पास यहां पर होगा डिफ्लेक्शन। कितना डिफ्लेक्शन होगा? थीटा। हमने डिफ्लेक्शन का नाम थीटा दिया है। आपको अलग अलग बुक्स में अल्फा मिल सकता है, बीटा मिल सकता है, कोई मसला नहीं है। तो हमने यहाँ पर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस किया थीटा। ये डिफ्लेक्शन डिपेंड किस पर करेगा? देखिए, अगर ज्यादा करंट फ्लो होगी, मान लो ज्यादा करंट है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, कम करंट है तो डिफ्लेक्शन कम होगा। ये चीज समझ में आ रही है क्या? ज्यादा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम करंट कम डिफ्लेक्शन। तो हम ये कहेंगे भाई कि हमारा जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड है फाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? करंट के। ये चीज आपको याद रखनी है। ज्यादा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम करंट कम डिफ्लेक्शन। ये पूरी वर्किंग और प्रिंसिपल है हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। फिर एक जरूरी सी बात है, हमने यहाँ पर क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और इंटरनल क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया है, हमारे पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सी ली है वो हमने ली है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने यहाँ पर सर्कुलर मैग्नेट्स जो लिए गए हैं, ये सर्कुलर मैग्नेट्स, अगर आप इसको टॉप से देखेंगे डायग्राम को तो हमें कुछ मैग्नेट्स इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये तो आपका फ्रंट व्यू है। अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू में आपको ये दिखेगा अपना कोर मटेरियल सिलेंड्रिकल है और ये सर्कुलर मैग्नेट्स है। साथ ही साथ यहाँ पर ये हमारे पास देखिए कॉइल है, ये कॉइल, ठीक है, ये कॉइल उसके ऊपर रैप करी हुई है। तो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड ली है वो यहाँ पर हमने ली है सर्कुलर। कैसी ली है? सर्कुलर मैग्नेट्स लेने का फायदा ये है कि सर्कुलर मैग्नेट्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड है रेडियल। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? ये देखिए, सर्कुलर मैग्नेट्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है वो, और वो कैसी है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन क्या है? क्यों हमने सर्कुलर लिए हैं? क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी? मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। और हमेशा इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा, ये रहा इस कॉइल का एरिया वेक्टर, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। मतलब इधर को थीटा हमेशा कैसा रहने वाला है? 90, क्योंकि थीटा 90 होगा ना, तभी तो साइन 91 होगा और हमें टॉर्क मिलेगा NIAB। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का बिल्कुल बेस है, बिल्कुल। और आपको ये बहुत अच्छे से तैयार करना है टॉपिक, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बेसिक बातें हो गई। अभी हमें तो न्यूमेरिकल की तरफ चलना है, तो हम पहले तो सबसे पहले अब ये सब हटा देते हैं। ये तो आपने देख लिया ना कि यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जब करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, वो होगा थीटा। ठीक है, बाकी सब हम इरेज कर रहे हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक बार हम वो भी चीज़ चेक करते हैं। टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है ये करंट सेंसिटिविटी का है, तो हम सबसे पहले तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं कि भाई करंट सेंसिटिविटी है क्या। फॉर्मूला तो छोड़िए कि करंट सेंसिटिविटी ये क्या है। ठीक है, तो एक चीज तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, सेंसिटिव होने का मतलब क्या होता है कि छोटा सा भी कुछ हो और आप बहुत ज़्यादा उसको लेकर सोचने लगे, तो वही आपकी सेंसिटिविटी है। बहुत सेंसिटिव होने का मतलब है कि ज़रा सा किसी ने चिमटी काट ली और आप रोने लगे। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर का मेन काम है करंट को डिटेक्ट करना, यही काम है ना। हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या है कि छोटी सी करंट भी आ रही है, छोटी सी करंट भी आ रही है आई, उस छोटी सी करंट के लिए भी कैसा डिफ्लेक्शन दिखाएगा? ये दिखाएगा लार्ज डिफ्लेक्शन। कैसा डिफ्लेक्शन दिखाएगा? लार्ज डिफ्लेक्शन। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो सेंसिटिव कब कहलाएगा? जब वो स्मॉल करंट के लिए, इवन फॉर स्मॉल करंट इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शन। तो हम कहेंगे कि भाई हमारा जो गैल्वेनोमीटर है बहुत बढ़िया है, बहुत सेंसिटिव है। और अगर ऐसा गैल्वेनोमीटर है जिसमें से अच्छी करंट पास हो रही है और वो कुछ बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, इसका मतलब वो बेकार है, सेंसिटिव नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी का मतलब है, करंट सेंसिटिविटी का, कि स्मॉल करंट की प्रेजेंस में भी वो लार्ज डिफ्लेक्शन देता है, अच्छा करके, बढ़िया करके। तो ये तो हमारे पास हो गई सेंसिटिविटी। दूसरी एक ज़रूरी सी बात है, हमें चाहिए सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। तो बिल्कुल बहुत आसान सा फॉर्मूला है, अभी हमने पढ़ा है कि भाई डिफ्लेक्शन और करंट ये दोनों हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम करंट सेंसिटिविटी लिखेंगे IS कौन है हमारे पास? करंट सेंसिटिविटी।
ये किस पर डिपेंड कर रही है, ये है क्या? तो हमारे पास था डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर करंट फ्लो। ये देखिए, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर करंट फ्लो। बात समझ में आ रही क्या? ये तो करंट सेंसिटिविटी हो गया। इसी के साथ हमारे पास टॉपिक में एक और करंट सेंसिटिविटी के साथ हमारे पास गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी भी आती है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? कुछ भी नहीं करना आपको, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज। कितना आसान है, करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज। लेकिन हमारे पास यहाँ एक फॉर्मूला और बन सकता है, आप देखते रहिएगा कि आपको सभी चीजें प्रॉपर दिखती रहे, साइड से कुछ भी कटना नहीं चाहिए। तो हमारे पास वी एस इक्वल्स थीटा अपॉन वी। वी का मतलब क्या है हमारे पास? क्या वी बराबर आई आर होता है ना? बहुत बढ़िया होता है। अब जरा ढूंढिए, क्या थीटा अपॉन आई की कोई वैल्यू आपके पास है? बिल्कुल है। थीटा अपॉन आई कितना है? आई एस। तो क्या हम लिख सकते हैं वी एस इक्वल्स थीटा अपॉन आई की जगह पे लिख सकते हैं आई एस, और अपॉन में क्या लिख देंगे? आर। तो हमने देखिए यहाँ पर तीन फॉर्मूला बनाए हैं बहुत बढ़िया बढ़िया करके। एक तो करंट सेंसिटिविटी का थीटा अपॉन आई, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी का थीटा अपॉन वी, और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी का इन द टर्म्स ऑफ करंट सेंसिटिविटी। तो हमारे पास आ जाएगा आई एस ओवर आर। ये तीन फॉर्मूले, जितने भी सेंसिटिविटी के न्यूमेरिकल्स लगेंगे वो इसी पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो हम अपना न्यूमेरिकल अब पढ़ते हैं जल्दी से। तो न्यूमेरिकल में हमसे ये कह रहे हैं कि टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाई 50%। हमारे पास करंट सेंसिटिविटी कुछ रही होगी, इनिशियल करंट सेंसिटिविटी, उसको हमने 50% इंक्रीज कर दिया। इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड सो दैट द न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस। आपने करंट सेंसिटिविटी को 50% इंक्रीज किया, इस तरीके से एडजस्टमेंट किया है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है नया वाला वो हो गया ट्वाइस ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, डबल हो गया। बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज? कितने टाइम्स, कितने फैक्टर्स वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगी? तो सबसे पहले तो एक प्रिमिटिव बात आप याद रखिए, हमारे पास करंट सेंसिटिविटी होती है आई एस इक्वल्स थीटा बाई आई। ठीक है, ये हमारे पास करंट सेंसिटिविटी है। और हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी वो हमने साइड में लिख रखा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारे पास है करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसे तो हम ये फार्मूला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है ना रेजिस्टेंस भी अफेक्ट हुआ है, तो हमें फार्मूला ये वाला लेना पड़ेगा। ये तो हमारे पास है फर्स्ट केस की बात। किसकी बात है भाई? ये बात है केस फर्स्ट की। लेकिन जब आपने करंट सेंसिटिविटी को 50% इंक्रीज किया है, तो हमारे पास न्यू करंट सेंसिटिविटी कितनी आ जाएगी जरा बताइए? न्यू करंट सेंसिटिविटी, हाँ जी, तो हम उसको आई एस ना लिखकर आई एस डैश लिख रहे हैं। वो कितनी होगी जरा बताइए? वो होगी 50% ऑफ आई एस। आई एस का 50% बढ़ी है ना, और बढ़ के ऐड तो आई एस में हुई होगी, तो 50% ऑफ आई एस प्लस आई एस। क्या ये बात समझ में आ रही है? कभी भी कोई वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, मान लो हमारे पास एक रॉड है, उस रॉड की लेंथ ये एल है, और हम कह रहे हैं ये 10% इंक्रीज हो गई, तो अब ये एल का 10% इंक्रीज हो गई, तो 10% जो इंक्रीज हुई वो ग्रीन वाली है, ये रही, ये वो 10% है जो इंक्रीज हुई है। लेकिन ये इंक्रीज हुई वाली अब टोटल लेंथ में जुड़ेगी ना, तो जितना परसेंट इंक्रीज हुई है वो और प्लस पुरानी वाली, तो जितना परसेंट इंक्रीज हुई है वो और प्लस पुरानी वाली। ये चीज आपको याद रखनी है, सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज नहीं लेना है। तो अगर हम लिखना चाहें इसको, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे भाई आई एस डैश इक्वल, ये क्या है भाई? 50% ऑफ आई एस। तो 50% क्या हो जाता है जल्दी बताइए? 50%, अरे परसेंटेज निकालना आता है ना, परसेंट एंड डिवाइड में क्या लगाते हैं? 100, ऑफ लग जाएगा, मल्टीप्लाई लगाते हैं, साथ में कौन है? आई एस, और प्लस में कौन है? आई एस। बहुत ही आसान, डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसको, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 50% बोले तो हाफ, तो 1/2 हो गया। तो हमारे पास आई एस डैश इक्वल्स ये क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ आई एस, मतलब आई एस बाई 2, और प्लस में कौन है? आई एस। अब जरा बताना इधर को भाई, ये 2 जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो आई एस प्लस 2 आई एस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 आई एस, और अपॉन में कौन है? 2। तो आप एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, जब हमने करंट सेंसिटिविटी को 50% इंक्रीज किया है, तो हमारे पास नई वाली जो करंट सेंसिटिविटी आई है, इसको हम यहाँ पर साइड में सजा लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास नई वाली करंट सेंसिटिविटी कितनी आ गई है? 3 आई एस बाई 2। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? नई वाली करंट सेंसिटिविटी हमने कैसे कैलकुलेट की है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, ऐसा होने पर क्या ये इरेज कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया भाई, बहुत बढ़िया। तो अगर हम इसको अब हटा दें पूरे को, तो आपने एक बात क्वेश्चन में देखी होगी, वो कह रहे हैं जब करंट सेंसिटिविटी 50% इंक्रीज हुई है तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो इनिशियल का डबल हो गया। मतलब पहले रेजिस्टेंस R था, तो अब रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया होगा, अब रेजिस्टेंस हो गया होगा 2R, मतलब R डैश कितना हो गया 2R। क्या बात समझ में आ रही है? कैलकुलेट क्या करना है, बाई वॉट फैक्टर 10 वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज। वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो फॉर्मूला उठाओ जरा वोल्टेज सेंसिटिविटी का। पुरानी वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी थी VS इक्वल्स IS बाई R, तो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी, न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे, तो VS डैश इक्वल, वैसे तो IS था लेकिन अब IS नहीं होगा, अब क्या होगा IS डैश अपॉन में, वैसे तो R था लेकिन अब R नहीं होगा, कौन होगा R डैश। क्या इतनी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही है? न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए आपके पास न्यू करंट सेंसिटिविटी और न्यू रेजिस्टेंस होना चाहिए। आपने यहाँ पर एक इक्वल लगाया, बहुत बढ़िया सारा। अब आप क्या देख रहे हैं, IS डैश हमने अभी ये भी निकाला, कितना है 3IS अपॉन 2, तो हमारे पास ये है 3IS अपॉन 2, और इस IS डैश के डिनोमिनेटर में, इस IS डैश के डिनोमिनेटर में R डैश है। जो R डैश हमारे पास रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दी गई है, कितनी हो गई है, ये देखिए लिखा है ट्वाइस हो गई है, तो अपॉन में R की जगह 2R लिख देंगे। अभी आपको पता है ना, जब फ्रैक्शन न्यूमरेटर में होता है तो ये थर्ड वाला कहाँ जाता है, सेकंड वाले के पास। तो हमारे पास आ जाएगा VS डैश इक्वल, देखिए ये तो था 3IS, वैसा ही रहेगा, अपॉन में 2 इंटू 2R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4R। क्या बात समझ में आ रही है? अब इस वैल्यू को आपने कहीं देखा है 3IS अपॉन R, देखो भाई, अच्छा 3IS अपॉन R, ये तो आपने कहीं नहीं देखा, लेकिन ये हमसे कह क्या रहे थे कि हमारे पास जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ठीक है, IS बाई R क्या है, जरा IS बाई R है आपके पास, बिल्कुल है, IS बाई R हमारे पास है VS, पुरानी वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हम इस IS बाई R को पहले तो ऐसा ये डॉट 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 के अंदर बंद कर देंगे, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें IS बाई R चाहिए, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल में कोई वैल्यूज़ नहीं है, वैल्यूज़ होती हम यहाँ पुट कर देते। तो अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4, IS बाई R को लिख देंगे VS। तो VS क्या है, पुरानी वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो नई वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो कितनी आ रही है, 3/4 टाइम्स ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, मतलब इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो कह रहे हैं ना, बाई व्हाट फैक्टर डज इट वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज, कितने फैक्टर वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगी। तो हमारी नई वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी पुरानी वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी की 3/4 आ रही है। अभी आपको अगर 3/4 है, लेकिन तुम्हें अगर परसेंटेज में चाहिए, क्या ये वैल्यू, ये इधर का फॉर्मूला हम सब इरेज कर देते हैं, ठीक है, फॉर्मूला इरेज कर देते हैं यहाँ पर से सारे, देख रहे हैं ना, VS था हमारे पास IS बाई R, तो उसको हमने वहां पर लिख दिया था। अच्छा, अब ये आपसे कह रहे हैं कि भाई कितने फैक्टर चेंज हो रही, तो हम यहाँ पर फैक्टर निकालने के लिए हम लिख सकते हैं VS डैश इक्वल, ये कौन है भाई, 3/4 इंटू, अगर हम 100 कर दें यहाँ तो परसेंटेज में निकल के आएगा आंसर क्या, अगर 100 कर दें। अब जरा बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा जल्दी से, 4 2 सा 8, 2 बचे, 4 5 सा 20। तो हमारे पास VS डैश आ रहा कितना, जल्दी से 25 3 सा 75% ऑफ VS। तो हमारे पास नई वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी पुरानी वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी की 75% हो जाएगी। 75% का मतलब पहले तो 100% रही होगी, तो अब वो मतलब कितनी वो हो गई है, डिक्रीज हो गई है। कितनी डिक्रीज हो गई है, 25%। ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि आपने क्या चीज़ इंक्रीज करी है, आपने करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करी है, जिससे रेजिस्टेंस डबल हो गया है। एक सेकेंड देखते हैं ज़रा कोई, तो हमारे पास यहाँ पर क्या इंक्रीज हुआ है, ऐसा करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि बाई व्हाट फैक्टर 10 वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी 25% डिक्रीज हो जाएगी, या पुरानी वाली की 75% हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हम ये भी कह सकते हैं कि 75% हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, एक चीज़ और हम ये भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगी 0.75 टाइम्स ऑफ इनिशियल। क्या बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सारा। वैसे अगर रेजिस्टेंस का फैक्टर हटा दें, तो अगर आप करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हो,
तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी। ये बात आप याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन से ये बिल्कुल दिमाग में नहीं आना चाहिए कि वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने पर कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ती है। बात समझ में आ रही ना? और बढ़ती है कब? when r remains constant। क्या ये बात आपको बढ़िया करके समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास बेहतरीन सा एक क्वेश्चन था वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का। आइए जल्दी से और एक छोटा सा काम और करते हैं हम लोग। अब इसके अच्छे क्वेश्चंस और बढ़िया से इसी के सेंसिटिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सेंसिटिविटी। आपको इसके कन्वर्जन्स पूछे रहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के। अगर हम इसको थोड़ा सा कहीं पर जगह करना चाहें तो यहाँ पर जगह कर लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। तो हमारे पास यहाँ पर आपसे पूछे रहते हैं कन्वर्जन क्वेश्चन। कैसे पूछे रहते हैं? कन्वर्जन के क्वेश्चन पूछे रहते हैं कि आपका जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसको आप एमीटर में चेंज करेंगे या उसको आप वोल्ट मीटर में। तो ये कन्वर्जन के क्वेश्चन बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछे रहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन। तो हमारे पास ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन टाइप के सभी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।